A very good morning to all students. Once again, we are coming to introduce a new topic, and this topic is related to the issue of share capital. Okay, so our new topic is forfeiture of share, because it is a very important and very difficult topic of the chapter that is in company's account, and that company's account में you know very well 3 chapters are included in it, and this chapter is the फर्स्ट पार्ट वॉल्यूम 2, यानी वॉल्यूम 2 का फर्स्ट पार्ट ए का वॉल्यूम 2 का पार्ट है। उसमें 3 चैप्टर आते हैं। फर्स्ट आता है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, सेकंड वन अकाउंटिंग फॉर डिवेंचर जिसमें आता है इशू ऑफ डिवेंचर, एंड नेक्स्ट आता है रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। बट अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस गिवन बाय द सीबीएसई, जो थर्ड चैप्टर है दैट इज एन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, उसे क्या कर दिया गया है, सिलेबस से एक्सक्लूड कर दिया गया है। So its introduction is sufficient है मुझे लगता है। So let's we discuss the today's topic that is in forfeiture of share. Basically forfeiture of share है क्या? Forfeiture of share एक सीक्वेंस है, एक स्टेप्स है। वो स्टेप्स क्या क्या है उसको समझ लो। कंपनी जब भी बिजनेस स्टार्ट करती है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो अपने शेयर को इशू करती है मार्केट में फॉर सब्सक्रिप्शन के लिए। मार्केट में इशू करती है फॉर सब्सक्रिप्शन के लिए। कुछ शेयर होल्डर ऐसे होते हैं जो कि शेयर को सब्सक्रिप्शन के लिए रिकॉर्ड करते हैं या नहीं करते, यानी कि इसमें या तो इशू के बाद 2 ही कंडीशन होती है, या तो अंडर सब्सक्रिप्शन होता है या तो ओवर सब्सक्रिप्शन होता है। तो उसको भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि जब पब्लिक ज्यादा शेयर के लिए डिमांड करेंगे तो इट इज नोन एज एन ओवर सब्सक्रिप्शन, और जब कम के लिए डिमांड करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, अंडर सब्सक्रिप्शन। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आफ्टर द इशू ऑफ शेयर देयर आर 2 एडिशनल कॉन्सिक्वेंसेस रिलेटेड बाय द पब्लिक। दैट इज कुछ शेयर होल्डर ऐसे होते थे जो एडवांस में पैसा दे देते थे, अब कुछ शेयर होल्डर ऐसे होते थे जो एरियर में पैसा देते थे। अब पूरा सीक्वेंस समझ लेना, बिकॉज इट इज एन गाइडलाइन विच आर गिवन बाय द कंपनीज एक्ट 2013। ओवर सब्सक्रिप्शन के लिए कंपनीज एक्ट में रूल है, अंडर सब्सक्रिप्शन के लिए कोई रूल नहीं है, लेकिन अंडर सब्सक्रिप्शन में भी एक क्लॉज आता है दैट इज एन मिनिमम सब्सक्रिप्शन। व्हाट इज मिनिमम सब्सक्रिप्शन? कि अगर कोई कंपनी शेयर इशू करती है तो विद इन 30 डेज 90% ऑफ द इशूड शेयर सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। अदरवाइज कंपनी को क्या करना पड़ता है, अपना अलॉटमेंट नहीं कर सकती उस साल और उस पैसे को रिटर्न करना पड़ता है। ये ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है क्लास 11 बिजनेस स्टडीज में। यानी जब कंपनी ने शेयर इशू किया, कितने सारे क्लॉजेस हैं, इशू किया तो उसमें 2 चीजें, ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन के लिए कंपनीज एक्ट में तरीका दिया गया है, फुल्ली अलॉटमेंट कर सकती है कंपनी, प्रोराटा अलॉटमेंट कर सकती है और नील अलॉटमेंट कर सकती है। प्रोराटा अलॉटमेंट के केस में एक्सेस पैसे को क्या कर सकती है, अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर सकती है या फिर उसको रिटर्न कर सकती है। नंबर 2, नील अलॉटमेंट के केस में तो कोई प्रोविजन ही नहीं है, सीधे सीधे उस पैसे को हमें क्या करना है, रिटर्न करना है। दूसरी बात आती है अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में। तो मैंने भी जस्ट बताया कि अंडर सब्सक्रिप्शन के लिए भी एक रूल है, एंड रूल इज दैट कि इन केस ऑफ द अंडर सब्सक्रिप्शन द मिनिमम शेयर अप्लाइड बाय द पब्लिक इज 90%। यानी मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना रखा गया है, 90%। अगर 90% से कम किसी कंपनी को एप्लीकेशन आता है तो कंपनी उस साल बिजनेस नहीं कर सकती, उसे फिर नेक्स्ट ईयर के लिए वेट करना पड़ेगा। इसीलिए कंपनी से अगर की तरह तरह का हेल्प लेती है विद द हेल्प ऑफ द अंडरराइटर्स। अंडरराइटर्स का कंपनी हेल्प क्यों लेती है? वो इसीलिए लेती है कि कम से कम 90% ऑफ उसके इशूड शेयर तो बिक जाए। मोस्ट यही रीजन है। तो मुझे लगता है अंडर सब्सक्रिप्शन ओवर सब्सक्रिप्शन समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट कॉन्सिक्वेंसेस पे। जैसे मैं बता रहा था कि एडवांस भी हो सकता है और एरियर भी हो सकता है। एडवांस एरियर कौन करता है? शेयर होल्डर। मैंने आपको शेयर दिया, आपसे मैंने अलॉटमेंट मांगा, फर्स्ट कॉल मांगा, फाइनल कॉल मांगा, और आपने पैसा, 2 ही ऑप्शन है, या तो आप पैसा एडवांस में दे दोगे हमको, एंड विच इज नोन एज एन एडवांस, विच इज नोन एज एन कॉल्स एंड एडवांस। और कॉल्स एंड एडवांस के बदले कंपनी आपको क्या देती है, इंटरेस्ट देती है। तो याद रखिएगा, ये भी कुछ थोड़ा सा पॉइंट है, लेकिन इसकी इंक्रीज आपकी बुक में रिकॉर्ड नहीं की जाती। जैसे कॉल्स एंड एडवांस के केस में कंपनी क्या देती है, इंटरेस्ट देती है। रेट का इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। यानी इन केस ऑफ द कॉल्स एंड एडवांस कंपनी प्रोवाइडेड द इंटरेस्ट टू द शेयर होल्डर एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। आप कहोगे सर एडवांस पे इंटरेस्ट दे रही है कंपनी, यानी रिवॉर्ड दे रही है उन लोगों को कि भैया आपने एडवांस में पैसा दे दिया, हम आपको इंटरेस्ट दे रहे हैं। आपको एक तरह से मैं क्या दे रहा हूं, रिवॉर्ड ही दे रहा हूं। अब मैं बात करता हूं एरियर की। तो यहां गलती किसकी है, शेयर होल्डर की। तो कंपनी को क्या करना चाहिए,
इस पे इंटरेस्ट चार्ज करना चाहिए। इंटरेस्ट चार्ज करने के लिए भी है, हाँ, उस केस में इंटरेस्ट कंपनी चार्ज करती है एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। यानी कि सपोज अगर आप आज कंपनी को आपने एरियर कर दिया, मतलब आज आपको अलॉटमेंट देना था बट आपने नहीं किया, तो कंपनी क्या करेगी, आफ्टर सम डेज आपको एक लेटर इशू करेगी, कहेगी कि इतना पैसा आपका भी बाकी है, आप इसको पे करो विथ इंटरेस्ट ऑन कॉल्स एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। यानी अगर आप 1 महीने बाद पे करोगे तो 1 महीने के लिए इंटरेस्ट दोगे, 10 महीने बाद पे करोगे तो 10 महीने। लेकिन इसका एक टाइम बाउंडेशन होगा। टाइम बाउंडेशन मींस व्हाट, एडवांस के केस में तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन एरियर में एक स्टेप चलता है, यानी इफ एनी शेयर होल्डर फेल्स टू पे इट्स अलॉटमेंट और कॉल मनी, दिस विल बी नोन एज एन कॉल्स इन एरियर। अब कॉल्स इन एरियर के बाद कंपनी क्या करती है, शेयर होल्डर को ऑप्शन देती है। क्या ऑप्शन देती है कि प्लीज पे योर एरियर मनी। ऐसा नहीं कि तो आपने एरियर किया तुरंत कंपनी ने आपके शेयर को फॉरफीट कर लिया। उसके लिए कंपनी अपने शेयर होल्डर को ऑप्शन देती है, कहती है कि आप इतना पैसा मुझे पे करो विथ इंटरेस्ट। तो कुछ शेयर होल्डर पे कर देते हैं। जो शेयर होल्डर टाइम बाउंडेशन के अंदर पैसा पे नहीं करते, कंपनी उनके शेयर को क्या कर लेती है, फॉरफीट कर लेती है। तो फॉरफीचर ऑफ शेयर क्या है, एक कॉन्सिक्वेंसेस का रिजल्ट है। इट इज नॉट ए रीजन, इट इज ए रिजल्ट। रीजन इज दैट कॉल्स इन एरियर, यानी फॉरफीचर तभी होगा जब एरियर होगा, एरियर नहीं होगा तो फॉरफीचर नहीं होगा। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि फॉरफीचर पढ़ने से पहले आपको एरियर का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। एरियर इज व्हाट, एरियर मींस व्हेन एनी शेयर होल्डर फेल्स टू पे द allotment or calls money on time. In this situation, company have an option to forfeit such share. कंपनी के पास ऑप्शन क्या है कि उस शेयर को क्या कर सकती है, फॉरफीट कर सकती है, और इमीडिएट फॉरफीट नहीं कर सकती। ये भी मैं इतना लेक्चर दे रहा हूं क्योंकि आपके मन में ना हो कि कोई शेयर होल्डर अलॉटमेंट नहीं दिया तो कंपनी गई और पट्टे से उसका शेयर फॉरफीट कर ली। नहीं, पहले उसको ऑप्शन दिया जाता है। किस बात का ऑप्शन, एरियर पे करो इंटरेस्ट के साथ एक टाइम बाउंडेशन के अंदर, कर दिया ठीक है, नहीं किया, आपके घर में ही डिश टीवी लगा है, आपके घर में ही आपने मोबाइल फोन लिया है प्रीपेड, अब आप बताओ आपने रिचार्ज नहीं कराया या अपना पोस्टपेड बिल नहीं भरा, तो कंपनी क्या करती है, तुरंत उस सिम को बंद कर देती है, उस डीटीएच कनेक्शन को बंद कर देती है? नहीं, कहती है आप कुछ दिन बाद रिचार्ज करो, एक टाइम या बाउंडेशन के बाद। अब आप 2 साल तक नहीं जमा करोगे तो डीटीएच कनेक्शन क्या, सिम मोबाइल बंद हो जाएगा। तो ये प्रोसीजर है, कभी भी कस्टमर को या शेयर होल्डर का शेयर एरियर के इमीडिएटली बाद फॉरफीट नहीं होता। ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, लेकिन न्यूमेरिकल में क्या होगा, एक क्वेश्चन होगा जिसमें कंपनी शेयर इशू करेगी, फिर आप एरियर करोगे, फिर कंपनी आपके शेयर को फॉरफीट करेगी। यही क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन पे हम लोग फोकस करें तो क्वेश्चन पे जाने से पहले फर्स्टली वी डिस्कस द सम ऑफ द इंपॉर्टेंट थ्योरी नोट्स रिगार्डिंग द इशू ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर। सो प्लीज नोट डाउन इन योर कॉपी। Forfeiture of share means, wait a minute, forfeiture of share means cancellation of share shares for non-payment of calls due। यानी फॉरफीचर ऑफ शेयर एक प्रोसेस है जिसमें कंपनी क्या करती है, शेयर को कैंसिल कर देती है फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कॉल्स ड्यू। जो कॉल्स ड्यू था, जो आपको पे करना था, आपने नहीं पे किया, कंपनी ने उस शेयर को क्या कर लिया, फॉरफीट कर लिया। एंड दिस फॉरफीचर इज टोटली बेस्ड ऑन द इशू ऑफ शेयर, याद रखना है। यानी जनरल एंट्री की अगर हम बात करें तो प्लीज नोट डाउन इन योर कॉपी व्हाट इज द जनरल एंट्री रिगार्डिंग द एट द टाइम ऑफ द फॉरफीचर ऑफ शेयर। क्योंकि ज्यादा थ्योरी की बात नहीं होगी, पहले क्लियर हो गया व्हाट इज फॉरफीचर ऑफ शेयर। फॉरफीचर ऑफ शेयर मतलब व्हेन एनी, इन अदर वर्ड्स हम ये भी कह सकते हैं, व्हेन एनी शेयर होल्डर फेल्स टू पे द कॉल्स मनी, इन दिस सिचुएशन कंपनी कैन forfeit the share।
एंड दिस इज नोन एज द फॉरफीचर ऑफ शेयर। जब फॉरफीचर की एंट्री पास करेंगे, बहुत ही इजी एंट्री है, इट इज टोटली डिपेंड ऑन द इशू ऑफ शेयर। यानी जब हम शेयर को फॉरफीट करेंगे तो ये किस पे डिपेंड करेगा? इशू पे। इशू में क्या क्या इशू पे डिपेंड करेगा? देखो इशू दो तरीके से होता है शेयर का, बताइए। या तो कंपनी इशू करती है पार पे शेयर को, या तो क्या करती है प्रीमियम पे इशू। ओके, सो कंपनी हैव टू ऑप्शन, आइदर ही इशूड इट्स शेयर एट पार एंड आइदर ही इशूड इट्स शेयर एट प्रीमियम। यानी अब सुनना ध्यान से, मान लो कंपनी ने शेयर इशू किया था पार पे शेयर इशू किया था मिस्टर रोहन को, ठीक है, और रोहन ने टाइमली पेमेंट नहीं किया, तो कंपनी ने उसके शेयर को क्या कर लिया? फॉरफीट कर लिया। तो सिचुएशन में जनरल एंट्री क्या बनेगी? जनरल एंट्री विल बी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर टू कॉल्स इन एरिया, और नरेशन होगा बिंग इतना इतना शेयर फॉरफीटेड। मतलब मान लो 500 शेयर फॉरफीट किया तो इनके होगा बिंग 500 शेयर फॉरफीटेड। ओके, अब इसमें लिखेंगे कितना? लिसन केयरफुली। शेयर कैपिटल डेबिट होगा कॉल्ड अप मनी से। किससे डेबिट होगा? कॉल्ड अप। कॉल्ड अप मतलब जितना मांगा, हिंदी में लिखूं मांगा। सपोज 500 शेयर पे मैंने 10 रुपए मांगा, तो 500 इंटू 10 इज अ शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल डेबिट होगा। फॉरफीचर कितने से क्रेडिट होगा? जितना आपको क्या होगा? पेड होगा, यानी जितना मिला। और कॉल सिनेरियो के सामने क्या लिखते हैं? कॉल सिनेरियो का नाम ही है एरियर, मतलब जितना नहीं मिला, यानी इसमें क्या लिखते हैं? जितना नहीं मिला। यानी सिंपल सी एंट्री है, जब कोई शेयर पार पे इशू हो और उस शेयर को हम फॉरफीट कर रहे हो, तो सिंपल सी एंट्री क्या है? शेयर कैपिटल डेबिट टू शेयर फॉरफीचर टू कॉल्स इन एरिया। शेयर कैपिटल के सामने कितना मांगा? मान लो 10 रुपए के शेयर पे 8 रुपए मांगा, ऐसा भी तो होता है, जब हमने अपना पूरा मांग लिया तो 8 रुपए से डेबिट होगा। और उस 8 रुपए में हो सकता है शेयर होल्डर ने 5 रुपए दिया, तो 5 रुपए यहां लिखेंगे, 3 रुपए यहां लिखेंगे, और नंबर ऑफ शेयर से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। कौन से शेयर से? जितने शेयर को हम लोग क्या कर रहे हो? फॉरफीट कर रहे हो। यानी एक बात एकदम ध्यान में रख लो कि जब भी हम शेयर को फॉरफीट करेंगे तो सबसे पहले क्या सोचेंगे? शेयर किस पे इशू है? पार पे की, यानी क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन देखेंगे कि शेयर पार पे इशू है कि प्रीमियम पे, क्योंकि इसमें ट्रिक है। पार पे ये एंट्री होती है, प्रीमियम पे इशू होता है, तो उसमें फिर तुम्हें सोचना पड़ेगा। क्या सोचना पड़ेगा? इसमें दो कंडीशन होती है। जब कोई शेयर प्रीमियम पे इशू हो, ठीक है, जब कोई शेयर किस पे इशू हो? प्रीमियम पे, तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना पड़ता है? वी हैव टू थिंकिंग अबाउट दी okay, let's we move to the second case. The second case is what is the entry of forfeiture of share when share are issued at premium, यानी जब शेयर किस पे इशू हो? प्रीमियम पे, और उस केस में हमें क्या जनरल एंट्री करना पड़ता है? एट द टाइम ऑफ द फॉरफीचर ऑफ द शेयर। इसमें दो कंडीशन होती है, जैसे मैंने अभी बताया, आपको थोड़ा सा हिंट दिया था, वो ये था बेसिकली दो कंडीशन इज दैट कि सपोज अगर कोई शेयर इशू है प्रीमियम पे और वहां पर हम फॉरफीट करते हैं, तो देयर आर टू सिचुएशन। फर्स्ट, व्हेन प्रीमियम मनी इज रिसीव्ड। द सेकेंड कंडीशन इज व्हेन प्रीमियम मनी इज नॉट रिसीव्ड। यानी जब हम फॉरफीचर की एंट्री करेंगे एट द टाइम ऑफ द इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम, उस केस में हम ये देखेंगे कि प्रीमियम का पैसा मिला है कि नहीं मिला। लिसन केयरफुली, यानी जब कोई शेयर इशू है पार पे, तो वहां कुछ सोचना नहीं है, वहां में ये नहीं सोचना है कि प्रीमियम का पैसा मिला है कि नहीं मिला, क्योंकि शेयर किस पे इशू है? पार पे। लेकिन जब कोई शेयर प्रीमियम पे इशू है और उसकी फॉरफीचर की एंट्री करनी है, तो वहां हमें सोचना पड़ेगा कि प्रीमियम का पैसा मिला है कि नहीं मिला है।
बहुत ही ध्यान से समझना, बहुत इजी है। अगर प्रीमियम का पैसा मिला होगा, अगर प्रीमियम का पैसा क्या होगा, मिला होगा, तो सेम एंट्री होगी यही वाली, यानी व्हेन एनी शेयर इशूड एट प्रीमियम एंड द प्रीमियम मनी इज रिसीव्ड, सो इन दिस सिचुएशन फॉर फ्यूचर की एंट्री क्या होगी, शेयर कैपिटल डेबिट टू शेयर फॉर फ्यूचर टू कॉल्स इन एरियर, यानी हमें प्रीमियम से कोई लेना देना नहीं होगा। लेकिन जब कोई शेयर इशू है प्रीमियम पे, व्हेन एनी शेयर इशूड एट प्रीमियम, जब कोई शेयर किस पे इशू है, प्रीमियम पे, और प्रीमियम का पैसा नहीं मिला है, तब ट्रबल की बात है। अब कहोगे कैसे पता कि हमें प्रीमियम का पैसा मिला है कि नहीं मिला है, तब हम कैसे डिसाइड करेंगे। सपोज अलॉटमेंट में प्रीमियम है, ओके, और अलॉटमेंट नहीं मिला, तो उसका मतलब अलॉटमेंट भी नहीं मिला है और उसका प्रीमियम भी नहीं मिला है। सपोज प्रीमियम किस में है, फर्स्ट कॉल पे, और फर्स्ट कॉल नहीं मिला है, तो उसका मतलब भी प्रीमियम नहीं मिला है। हम ऐसे पता करेंगे कोई, यानी अगर आपको इजी तरीका समझना है फॉर फ्यूचर का, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना है। क्वेश्चन में पहले क्या सोचना है, शेयर किस पे इशू है, पार पे की, पार पे इशू है और फॉरफिट कर रहे हैं, तो ये प्रीमियम पे इशू है और प्रीमियम के टाइम एरियर नहीं है, यानी अलॉटमेंट में प्रीमियम है और अलॉटमेंट पे एरियर नहीं है, एरियर किस पे, फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल पे, तो प्रीमियम तो मिल गया। तो इस केस में सेम एंट्री होगी ये वाला। अब सर ये वाला बताइए, व्हेन प्रीमियम मनी इज नॉट रिसीव्ड, तो एंट्री क्या होगी, सो इस सिचुएशन में एंट्री हो जाएगी शेयर कैपिटल डेबिट सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट टू शेयर फॉर फ्यूचर टू कॉल्स इन एरिया, यानी एक और डेबिट ऐड हो जाएगा, वो भी कौन सा, सिक्योरिटी प्रीमियम वाला। यानी प्रीमियम मिला तो प्रीमियम का नामो निशान नहीं रहेगा, प्रीमियम नहीं मिला तो सिक्योरिटी प्रीमियम नाम से एक और अकाउंट डेबिट हो जाएगा। लिखेंगे क्या, कितना शेयर का पैसा मांगे, कितना प्रीमियम का पैसा मांगे, कितना मिला, कितना नहीं, सिंपल। तो प्लीज नोट डाउन इन योर कॉपी एंड thereafter we are solving the first practical problem related to the issue of share. So the first question, that is on question number 40. Okay, question number 40 ध्यान से देखो सब लोग। Question number 40 says that Alpha Limited issued 20,000 equity share of ₹10 each at par payable on application to per share, on allotment 3 per share, on first call 3 per share and on second and final call 2 per share. Ganesh was allotted 100 share. Pass necessary journal entry relating to the forfeiture of share in each of the following alternatives. Case 1, if Ganesh to pay the allotment money and his share will immediately forfeited. Case 2, if Ganesh paid to pay allotment money and his subsequent failure to pay the first call and his share were forfeited. And case 3, if Ganesh failed to pay the first call and on his subsequent failure to pay the second and final call and his share were forfeited. क्वेश्चन देखने में बहुत डरावना है, लेकिन क्वेश्चन पहला है और सबसे इजी है। ओके, सो इस क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या करना है इस क्वेश्चन में। सो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन यू कैन सी दैट, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो हम देख रहे हैं कि अल्फा लिमिटेड ने 20,000 इक्विटी शेयर इशू किए थे और उस पे एप्लीकेशन कितना था, 2, अलॉटमेंट था 3, फर्स्ट कॉल था एंड फाइनल कॉल। आपको सिर्फ फॉरफीचर की एंट्री करनी है। फर्स्ट कॉल कितना है 3 एंड फाइनल कॉल है 2। अब बताओ कितने का शेयर हो गया, 2 + 3 5, 5 + 3 8, 8 + 2 10। शेयर था कितने का 10, इशू भी कितने पे हुआ 10, इसका मतलब प्रीमियम कुछ नहीं। यानी फॉरफीचर की एंट्री क्या होगी, याद कर लो, शेयर कैपिटल टू शेयर फॉरफीचर टू कॉल सीनियर, शेयर कैपिटल डेबिट टू शेयर फॉरफीचर टू कॉल सीनियर। मांगा, मिला, नहीं मिला, कॉल्ड, पेड, एरियर।
अगर ऐसे याद है तो आप तुरंत पता कर लो। अब कितना शेयर फॉरफीट करना है, क्वेश्चन में लिखा है गणेश वॉज अलॉटेड 100 shares, failed to pay the allotment money and his share were immediately forfeited। एक केस दे रहा है, केस वन। केस वन ध्यान से देखना, केस चारों अलग अलग है इसलिए 4 बार एंट्री होगी, ठीक है। 3 केसेस है, सॉरी। केस वन में कह रहा है गणेश जिसके पास कितने शेयर थे, 100 शेयर, failed to pay allotment money, यानी उसने क्या नहीं दिया, allotment money। और उसकी बाद की लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं लिखूंगा नहीं, इसलिए इसको बोलूंगा। इसके बाद लिखा है and his share immediately forfeited। immediately forfeited का मतलब है हमने फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल का वेट नहीं किया, हमने तुरंत उसके शेयर को क्या कर लिया, फॉरफीट कर लिया। ध्यान से समझ में आया? यानी गणेश जिसने 100 शेयर था, उसने क्या नहीं दिया, अलॉटमेंट मनी नहीं दिया, अब तुरंत उसके शेयर को क्या कर लिया, फॉरफीट कर लिया। एंट्री क्या होती है फॉरफीचर की, द एंट्री ऑफ द फॉरफीचर इज, अभी मैंने जस्ट बताया आपको, शेयर कैपिटल डेबिट टू शेयर फॉरफीचर टू कॉल्स इन एरियर। कितना शेयर फॉरफीट करना है, 100 शेयर। हाउ मेनी शेयर फॉरफीटेड, 100। क्या लिखते हैं शेयर कैपिटल के सामने, कितना मांगा, 100 मल्टीप्लाई बाय कितना मांगे, 2, 3, 5, 3, 8, 3, 10। नो, 10 रुपीज नहीं मांगे उससे, तुरंत अलॉटमेंट के बाद उसके शेयर को क्या कर लिया, फॉरफीट कर लिया। तो उसको कितना मांगे उससे, 2 + 3 5। कितना मिला सर, अलॉटमेंट नहीं दिया। अलॉटमेंट नहीं दिया इसका मतलब उसने क्या दिया होगा, सिर्फ एप्लीकेशन। 100 × 2, एप्लीकेशन कितने से 2। एरिया में क्या लिखते हैं, जितना नहीं मिला, क्या अलॉटमेंट, 100 × 3 हो गई। नरेशन, बिल 100 शेयर फॉरफीटेड ड्यू टू द नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी। और बढ़ा के लिखना क्लियर सर। सो दिस इज द केस वन। आप चलते केस टू, और थोड़ा डिफरेंस होगा तो खुद ही क्लियर हो जाएगा, फिर केस 3 आप खुद से करिएगा। केस टू विल बी गणेश failed to pay allotment and his subsequent failed to pay the first call and his share were forfeited। कह रहा है गणेश ने अलॉटमेंट भी नहीं दिया, फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया, यानी गणेश ने क्या नहीं दिया, गणेश जिसके पास कितना शेयर था, 100 शेयर, क्या नहीं दिया, फेल टू पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल। भाई जितना मैंने इंग्लिश पढ़ी है उतने हिसाब से तो यही लिखा होगा, सो फर्स्ट कॉल। यानी उसने क्या नहीं दिया, अलॉटमेंट नहीं दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया, और तुरंत उसके शेयर को हमने क्या कर लिया, फॉरफीट कर लिया। ये भी पार वाला सिचुएशन, तो जनरल एंट्री में ऐसा थोड़ा ना कि कुछ चेंज हो जाएगा, सेम वही एंट्री। एंट्री क्या होगी, शेयर कैपिटल डेबिट टू शेयर फॉरफीचर टू कॉल्स इन एरियर। अब एंट्री क्या करेंगे, देखो ध्यान से। शेयर कैपिटल के सामने क्या लिखते हैं, जितना मांगा। अब बताओ इस केस में हमने गणेश से कितना मांगा, गणेश जी से कितना मांगा है, 2 + 3 + 3 टोटल 8, क्योंकि यहां उसका शेयर कब फॉरफीट करें, आफ्टर फर्स्ट कॉल। तो कितना मांगा उससे, 8। सो 100 × 8 अरे 800। फॉरफीचर में क्या लिखेंगे, जितना मिला। कितना मिला सर, अलॉटमेंट तो नहीं दिया, फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया, सिर्फ क्या दिया उसने, एप्लीकेशन। तो 100 × 2 यानी कितना, 200। अब 800 में से 200 दिया तो कितना नहीं दिया, ऐसे भी निकाल लो, या दूसरा तरीका है 3 + 3 600 × 6। So this is a solution of the second case. So third case आप लोग solve करिए फटाफट। So you can see that what are the general entry are passed at the time of the forfeiture of share, and there are basically two conditions.
The first one is the when share is issued at par, and second is the when share are issued at premium. And there are two cases related to the when share are issued at the premium. The first one is the when premium amount is received and when premium amount is not received. Okay, so let's we move to the next part. क्या होता है कि जब कंपनी शेयर को फॉरफीट करती है, क्यों फॉरफीट करती है? क्योंकि शेयर होल्डर ने क्या कर दिया, एरियर। तो उसके बाद कंपनी क्या करेगी, शेयर को फॉरफीट करेगी। यानी क्या होगा, पहले इशू करेगी, फिर क्या होगा, एरियर होगा, एरियर के बाद क्या होगा, फॉरफीचर, एंड देन फॉरफीचर के बाद कंपनी के पास ऑप्शन होता है कि उस शेयर को क्या कर सकती है, वो रीइशू कर सकती है। यानी रीइशू ऑफ द शेयर इज अ सिचुएशन व्हेन कंपनी रीइशूड द फॉरफीटेड शेयर टू द पब्लिक। ऐसा नहीं कंपनी ने जो शेयर, जैसे सपोज मिस्टर रोहन ने एरियर किया और कंपनी ने उसके शेयर को क्या कर लिया, फॉरफीट कर लिया, एंड आफ्टर दैट कंपनी ने उस शेयर को मिस रागनी को सोल्ड कर दिया। सो दिस इज विल बी नोन एज द रीइशू ऑफ शेयर। सो रीइशू ऑफ शेयर क्या है, समटाइम्स कंपनी reissued the forfeited share to public। ठीक है, and it can be done by any of the following three way। यानी जब कंपनी शेयर इशू करती है तो उसके पास तीन ऑप्शन होता है, वो तीन तरह से शेयर को रीइशू कर सकते हैं। रीइशू की मैं बात कर रहा हूं, इशू की मैं बात नहीं कर रहा हूं। इशू दो ही तरीके से होता है, पार या फिर प्रीमियम, याद है। लेकिन रीइशू कितने तरीके से होता है, सिर्फ मतलब तीन तरीके से होता है, मोर देन द इशू ऑफ द शेयर। ओके, सो एट पार, एट प्रीमियम एंड एट डिस्काउंट। यानी कंपनी शेयर डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकती, लेकिन डिस्काउंट पे रीइशू कर सकती है। ओके, तो क्या एंट्री होती है, जब कंपनी शेयर पार पे इशू करती है तो एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, सॉरी टू शेयर कैपिटल। प्रीमियम पे इशू करती है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। और जब डिस्काउंट पर इशू करती है सो द एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। फिर से मैं रिवाइज कर देता हूं, व्हाट इज द रीइशू ऑफ शेयर। समटाइम्स कंपनी रीइशू द फॉरफीटेड शेयर टू पब्लिक। यानी कभी कभी कंपनी जो शेयर फॉरफीट करती है उसे फिर से पब्लिक में रीइशू कर सकती है। और ये रीइशू कितने तरीके से होता है, तीन, पार, प्रीमियम, डिस्काउंट। इशू दो ही तरीके से होता था, पार, प्रीमियम, लेकिन रीइशू तीनों तरीके से हो सकता है। क्यों हो सकता है वो भी मैं बता दूंगा। पार पे होगी तो किन पे क्या होगी, बैंक टू शेयर कैपिटल। प्रीमियम पे रीइशू होगा तो क्या होगा, बैंक टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। और डिस्काउंट पे अगर इशू होगा, अगर किस पे इशू होगा, डिस्काउंट पे, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, यहां डिस्काउंट डेबिट नहीं हो रहा है, यहां क्या डेबिट हो रहा है, शेयर फॉरफीचर। क्योंकि जब शेयर फॉरफीट होता है, एक लाइन सुन लोगे तो शायद क्लियर हो जाएगा तुम्हारा ये, कि सर कंपनी इशू तो डिस्काउंट में नहीं करती, लेकिन रीइशू डिस्काउंट में क्यों करती है, क्योंकि कंपनी के पास उसी शेयर को फॉरफीट करने पे पहले फायदा हुआ रहता है। जब कंपनी ने अभी शेयर फॉरफीट किया तो उसके पास दो तरह का अमाउंट क्रेडिट हुआ, एक एरियर का और एक फॉरफीचर का। एरियर मतलब जो पैसा नहीं मिला, और फॉरफीचर मतलब जो पैसा मिल गया। जैसे मैं कहूं ये मार्कर है, ये मार्कर 100 रुपए का था, मैंने इसको मिस्टर एक्स को बेचा और उससे 50 रुपए इमीडिएटली लिया। ठीक, बाद में उसने 50 रुपए नहीं दिया मुझे, तो मैं गुस्सा गया और कहा कि मेरा मार्कर वापस करो। ठीक, तो उसने उस शेयर को क्या कर दिया, उस मार्कर को वापस कर दिया। तो वापस करने पर दो कंडीशन बनी, क्या, 50 रुपए मिला और 50 रुपए नहीं मिला। यानी मेरे पास दोनों चीज आ गई, मार्कर भी वापस आ गया और वो 50 रुपए भी वापस आ गया। तो शेयर भी मेरा हो गया, वो 50 रुपए भी मेरा हो गया। उस 50 रुपए से हम चाहें तो इस मार्कर को एज अ सेकंड हैंड
मार्केट में बेच सकते हैं। लेकिन कितने रुपए तक का लॉस बियर करेंगे? अप टू ₹50। यानी मार्कर की मैक्सिमम सेलिंग प्राइस कितनी हो सकती है, मैक्सिमम डिस्काउंटिंग प्राइस कितनी हो सकती है? 50। दैट्स वाई कंपनी अपने शेयर को रीइश्यू डिस्काउंट पे कर सकती है, क्योंकि उसे फॉरफीचर के टाइम ऑलरेडी प्रॉफिट अवेलेबल होता है। ओके, सो दिस इज द जनरल ट्री, प्लीज नोट डाउन इन योर कॉपी। So I hope today we cleared all the topics very easily. आज के लिए इतना ही। Thank you, thanks a lot. And I request to all the students kindly solve the maximum portion of the exercise in your book, given in your book, as well as please solve the revision test paper. जैसे आपका revision test paper चल रहा है तो उसको solve करो one by one, as well as sample paper is also available in the market. So kindly purchase the sample paper from the market and solve all the practical portion related to this chapter as soon as possible. Okay, so take care. Bye bye.